दोस्तों, भारत शुरुआत से ही प्रगतिशील देश रहा है, जिस कारण यहाँ पर सत्ता, सुरक्षा या विस्तार आदि कारणों से संघर्ष होते ही रहे हैं। इन संघर्षों के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता हमेशा से ही बनी रही है। अगर भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो यह 10,000 साल से भी पुराना है। इसके प्रमाण हमें रामायण और महाभारत महाकाव्य में जगह जगह मिलते हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि उस समय सेना की संरचना किस प्रकार हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र में लड़ी गई महाभारत इसका एक अमिट उदाहरण है, जहां 18 दिन तक चले युद्ध में आपको सेना का हर स्तर, रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक देखने को मिलते हैं। उनकी रणनीतियां, चक्रव्यूह की रचना और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सैन्य रणनीतियों की भी जानकारी होती है। अगर हम आधुनिक भारतीय सेना की बात करें तो इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, जब भारत से विदेश लोग जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि यूरोपियन व्यापार करने के नाम पर भारत में ही बस गए थे। जब ये भारत में बस गए तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही 1640 ईस्वी में मद्रास के पास अपना पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज स्टैब्लिश किया था, जो जल्द ही उनका हेडक्वार्टर बन गया। फिर इसके 11 साल बाद 1651 ईस्वी में ही कलकत्ता में एक और फोर्ट स्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक रूप से सेना की घोषणा नहीं हुई थी, सब अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। फिर भारत की भूमि पर एक रेगुलर बटालियन का फर्स्ट रिकॉर्ड सन 1741 का मिलता है, जब बॉम्बे कास्टर में ड्यूटी करने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी। ये यूनिट लगभग 14 साल तक चली। फिर उसके बाद इसका विस्तार किया गया और फिर सन 1757 में पहली भारतीय पैदल सेना बटालियन बनाई गई, जिसमें से हर एक में एक ब्रिटिश कैप्टन, 2 लेफ्टिनेंट और बहुत से ब्रिटिश सर्जेंट और 42 भारतीय गैर कमीशन अधिकारी शामिल थे। यह सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में सुचारू रूप से चल रही थी। फिर इसको सही विस्तार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में मिला, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय सेनाओं ने इसमें अपना योगदान दिया था। उन्होंने युद्ध के सभी मेन एरियाज में लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता और बलिदान से भारतीय सेना का नाम रोशन किया। जहां 1914 में सैनिकों की संख्या 2.5 लाख तक ही थी, वहीं युद्ध के अंत तक सन 1919 में इनकी संख्या बढ़कर 14 लाख तक हो गई थी। इस युद्ध में भारतीय सेना ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, मिस्र और फिलिस्तीन जैसे मेन थिएटरों पर लड़ाई लड़ी। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच के 20 सालों के टाइम में भारतीय अधिकारी कोर लाइट में आए और इसका फर्स्ट बैच 1 दिसंबर 1919 को कमीशन किया गया। तब 33 कैडेट्स को 17 जुलाई 1920 से किंग्स कमीशन भी दिया जाने लगा। बता दें कि फील्ड मार्शल कैरिपा पहले बैच के ही कैडेट थे। इन सब के बीच ब्रिटिशर्स ने ये ध्यान रखा कि किसी भी ब्रिटिश अधिकारी को इंडियंस के अंडर में काम ना करना पड़े, पर वे ये ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब बहुत से ऐसे काम हुए जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत से इंडियन ऑफिसर्स के अंडर में काम करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को ही स्टार्ट हो गया था। उसके 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उसी दिन से वायसराय ने भारत के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी थी। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जैसे इसमें भारतीय सेना तुरंत ही ब्रिटेन के सहयोग में नहीं आई। यहाँ तक कि भारत की बहुत सी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा तक दे दिया था, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली गई थी और इस तरह से वे फिर सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग में भारतीय सेना में 1,94,373 सैनिक थे, जिसमें 96 पैदल सेना बटालियन और 18 घुड़सवार रेजिमेंट थे। घुड़सवार सेना के पास कोई टैंक नहीं था और वे ट्रक्स पर सवार थे। और अब भारतीय सेना का उद्देश्य भी केवल विदेशों में लड़ना नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं और उसके आसपास के क्षेत्रों की रक्षा करना था। हालांकि पहले से भारतीय सेना की संख्या 20 लाख से भी अधिक हो गई थी और वे हांगकांग से लेकर इटली तक के अभियानों में शामिल भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी इस वीरता के लिए इन्हें लगभग 4800 पुरस्कार भी मिले थे। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना एक मजबूत स्थिति में आ गई थी। हालांकि हमारी सेना ने स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा था, पर योगदान बहुत दिया था। जैसे कि लोगों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 अधिकारी और बहुत से सैनिक शामिल हुए थे।
अधिकारियों के इस तरह गठन में शामिल होने से अंग्रेज परेशान हो गए थे। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए वे भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन आर्मी ने एक विद्रोह कर दिया, जिसके नेता जनरल शाहनवाज खान, मेजर जनरल्स NS राजू आदि थे। इस विद्रोह से सरकार यह तो समझ गई थी कि भारत को हथियारों के बल पर नहीं रखा जा सकता, और इसी क्रांति के डर से ग्रेट ब्रिटेन ने 20 फरवरी 1947 को भारत छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर आखिर में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे बॉर्डर डिसीजंस, इकोनॉमिक एसेट्स, रियासतों की स्थिति आदि को ध्यान में रखकर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कर दिया गया तथा देश भी आजाद हो गए थे। उस समय यह फैसला लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के पास अपने अपने नियंत्रण में मुख्य रूप से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सेनाएं होनी चाहिए। सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब का मिला जुला भाग था, जिसमें सभी इकाइयां शामिल थी। हालांकि नेवी और एयरफोर्स अपने छोटे आकार के कारण ज्यादा गंभीर समस्या पैदा नहीं कर पाई, और फिर फील्ड मार्शल के नेतृत्व में एक सशस्त्र सेना पुनर्गठन समिति को भारत और पाकिस्तान के बीच 2.1 रेशो में यूनिट्स को डिवाइड करने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें यह स्वतंत्रता दी गई थी कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के गैर मुसलमान यह चुन सकते थे कि वे किसके डोमिनियन में रहना चाहते हैं। हालांकि इतनी सब योजनाओं के बावजूद बहुत से सांप्रदायिक मतभेद, व्यक्तिगत त्रासदी और हत्याओं आदि घटनाओं ने पुरानी भारतीय सेना के सैनिकों पर तनाव के कारण अनुशासन को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। यह पुरानी भारतीय सेना की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उसने सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बड़े गौरव के साथ सफलता पाई थी। बता दें कि अगस्त 1947 में भारतीय सेना की क्षमता 4 लाख तक थी, पर उस समय के राजनेता सुरक्षा व्यय को बचाने के लिए ताकत कम करना चाह रहे थे, जिसके चलते इनकी संख्या 2 लाख तक कम करने का डिसीजन लिया गया। फिर 1949 में नियमित अधिकारियों के केंद्र के साथ पैदल सेना और तोप खाने की इकाइयां खड़ी की गई। बता दें कि 1948 से 1960 के टाइम के दौरान बहुत से चेंजेस हुए। 1955 से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को स्वतंत्र रूप से अपने अपने सेवा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसी समय के दौरान सेना ने बहुत से युद्धों का भी सामना किया, जिसमें सबसे पहली चुनौती तो ऑपरेशन गुलमर्ग के रूप में सामने आई। यह पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर चलाया गया ऑपरेशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को अपने कब्जे में लेना था। पाकिस्तानी सेना के कर्नल अकबर खान ने इसकी योजना अगस्त 1947 में बनाई थी, पर उस समय में भी भारतीय सेना ने जलवायु की कठोरता, जमीन के उतार चढ़ाव आदि बाधाओं को पार करते हुए अपनी देशभक्ति के उत्साह के साथ काम किया था। फिर कुछ ही समय बाद 1962 में चीन से भी कड़ी टक्कर ली। हालांकि इसमें हम ज्यादा सफल तो नहीं हो पाए थे, पर फिर भी भारतीय सेना ने बड़ी ही बहादुरी से चीन से लोहा लिया था। आगे 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था, जो कि अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक चला था। इस युद्ध के पीछे कश्मीर मुद्दा था। हालांकि शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने सैन्य बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और यहाँ के लोगों पर भी अपना दावा ठोक रहा था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी अपने कदम बढ़ाए और ऑपरेशन ग्रैंड सलाम के तहत कश्मीर में उपस्थित पाकिस्तानी सेना पर जवाबी कार्रवाई की। हालांकि इसका कोई स्थायी निष्कर्ष नहीं निकला था, पर उस समय इसे रोकने के लिए ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे और कश्मीर का मुद्दा तब भी अनसुलझा बना रहा था। इसके 6 साल बाद ही फिर से दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसका कारण इस बार कश्मीर नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश की स्वतंत्रता से जुड़ा था। ऑपरेशन मुक्त वाहिनी के तहत पूर्वी पाकिस्तान के सेनानियों के साथ मिलकर भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के बाद स्वतंत्र रूप से बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। आगे चलकर 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सेना के संघर्ष के रूप में बहुत ज्यादा याद किया जाता है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। इसके पीछे कारण था कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ की थी और फिर अपनी सेना को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। इसी की वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया था और पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से खदेड़ कर भगा दिया।
न केवल भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा बल्कि टाइगर हिल पर अपनी जीत भी हासिल की। इसके बाद भी बहुत से युद्ध होते रहे जिसमें इंडियन आर्मी हरदम अपना